वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और आज एक बार फिर से बच्चों आरआरबी एनटीपीसी की एक नई सेट को लेकर यहाँ पर बच्चों आज आपकी क्लास शुरू होने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर आज बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसका यहाँ पर बच्चों समावेश किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद होगी बच्चों। और इसमें सभी चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपके सवाल को यहाँ पर लाए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग इसके सॉल्यूशन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। बच्चों मैंने पहले ही आप लोगों से कहा है कि यहाँ पर जो भी बच्चों हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो कोशिश यही रहेगी, नो फार्मूला नो ट्रिक ओनली लॉजिक। तो बच्चों हम लोग ज़्यादातर सवाल लॉजिक पर सॉल्व करेंगे, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर एक अच्छी आपको कंसेप्ट मिलने की संभावना है। तो आइए बच्चों आज के सेशन की सबसे पहली जो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुकी है आपके लिए। तो बच्चों यहाँ पर आपने जो देखा एक यहाँ पर बच्चों भिन्न की ये यहाँ पर कैलकुलेशन है। तो बच्चों यहाँ पर आप जब भी देखेंगे तो आपको जो भी संख्या बच्चों इस तरह से पूर्णांक में दी गई है तो 999.1/7 इस तरह से लिखी हुई है। तो इसमें बच्चों एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होता है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बच्चों पूरा है उसे हम लोग पहले ऐड कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ जैसे 999 में 999 घट गई तो 0, फिर बच्चों 999 घट गई तो बच्चों यहाँ 0, यानी कि बच्चों 999 की तो वैल्यू खत्म हो गई। उसके बाद बच्चों आपके बचते हैं 1/7 -2/7 +3/7 और -4/7। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके एलसीएम बच्चों ले लेते हैं 7। तो 1 - 2 + 3 - 4। तो यहाँ बच्चों अगर देखी जाए तो बच्चों +1 + 3 - 4 तो इक्वल टू बच्चों आपके हो जाते हैं -2/7। तो ऑप्शन नंबर बच्चों ए यानी कि इस सवाल का सही जवाब -2/7 हो जाएगी। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर जब अगर आपको A/B, B/C, C/D दी हुई है तो A और D का अनुपात निकालना है। बच्चों इस तरह की जब भी सवाल हो तो आपको सबसे पहले A/B जो दी गई है बच्चों A/B, उसके बाद बच्चों B/C आपको दे दी गई है 4/5। उसके बाद बच्चों आपको C/D 6/7। तो जब भी बच्चों यहाँ पर जो भी आपकी लास्ट ये बच्चों यहाँ से A/B से आपने शुरुआत की और लास्ट जो बच्चों होता है वो आपकी C/D है। तो बच्चों इस तरफ की जो कैलकुलेशन होगी वो A की वैल्यू हो जाएगी और इस तरफ की जो कैलकुलेशन होगी वो D की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन बच्चों अगर इस बीच बाएं और दाएं में कुछ कटने लायक हो तो हम उसे कटा सकते, जैसे यहाँ पर 3 दूनी 6 बच्चों, और यहाँ पर कुछ नहीं कट सकती तो 4 दूनी 8 दूनी बच्चों हो जाएंगे यहाँ पे 16 अनुपात 7 × 35। तो यहाँ बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि बच्चों ये आपकी वैल्यू निकल गई A/D की। तो A/D = 16/35 हमेशा बच्चों आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर तो यहाँ पर बच्चों एक सवाल दी गई है आपको जो √2 की वैल्यू दी गई है और बच्चों यहाँ पर एक जो आपकी टर्म्स है इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पर आप इस सवाल को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट √2 का मान पुट कर सकते हो या बच्चों आप परिमेयकरण भी कर लो। तो ये आप पे डिपेंड करता है बच्चों आपको क्या करना है। लेकिन बच्चों अगर डायरेक्ट आप मान पुट करते हो तो इसमें समस्या ये आ सकती है कि एक बड़ा यहाँ पर डिवाइड आपको आ सकती है। लेकिन अगर बच्चों आप इसे परिमेयकरण कर लेंगे तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो आइए बच्चों अगर अब यहाँ पर देखें 1/2 और बच्चों जब भी आपके √2 - 1 और बच्चों जो आपके नीचे अगर √2 + 1 है आप इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो बच्चों इसके चिन्ह बदल जाएगी और दोनों के स्क्वायर की डिफरेंस तो 1 है बच्चों, तो नीचे 1 आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बच्चों ये √2 - 1 की स्क्वायर हो गई 2 बार, तो A² यानी कि बच्चों 2 -2AB यानी 2√2 + B² बच्चों यानी 1, ये आपकी हो गई वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी 3 - 2√2। तो बच्चों √2 की वैल्यू अब हमने यहाँ पर √2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली और बट्टे बच्चों हो गए 2। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए हो गए इक्वल टू 3 - बच्चों इससे हम लोग जब 2 से मल्टीप्लाई कर दे
तो 2 2 जार 4, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8 और बच्चे 2 1 आर 2, तो 2 पॉइंट इतना हो गए और बट्टे 2। तो यहाँ से बच्चों जब हम इसमें माइनस कर लेते हैं तो बच्चों यहाँ पर आपके हो जाएंगे 10 में 4 घटा देंगे बच्चों, यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी 6, 9 में 8 घट जाएगा बच्चों 1, 9 में 2 घट जाएगा बच्चों 7, 9 में 8 गया 1, तो बच्चों आपके लिए 0.17/2 हो जाएंगे। तो जब 1 मिनट बच्चों 2 8 16 और उसके बाद बच्चों आपके यहाँ पर 1 हो गए, तो 2 पंचे 10, फिर बच्चों के 2 8 16, तो 858। तो बच्चों यहाँ पर अगर 858 है तो बच्चों हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 0.86 लिख सकते हैं। तो 860 बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर कुछ व्यक्ति किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। बच्चों कुछ व्यक्ति हैं, ये मालूम नहीं कि बच्चों कितने व्यक्ति हैं। तो अगर बच्चों मान लेते हैं शुरू में अगर x व्यक्ति होंगे तो x व्यक्ति 50 दिन में करेंगे तो कितनी मजदूरी हो गई बच्चों, x × 50 आदमी हो गए। यदि 8 व्यक्ति कम होते तो बच्चों यहाँ पर अगर आपके x में 8 व्यक्ति कम हो जाएंगे यानी x - 8, तो बच्चों 10 तो उसी काम को 10 अधिक दिनों में करते। यानी बच्चों पहले तो 50 दिन लग रही थी, तो अब यहाँ पर x - 8 आदमी को कितने दिन लग जाएंगे, तो 60 दिन लग जाएंगे। काम तो बच्चों एक ही है, इसलिए दोनों पार्ट्स बराबर हैं। x व्यक्ति अगर बच्चों 50 दिन में काम कर रहा है तो 8 व्यक्ति कम हो जाती है, यानी कि x - 8 व्यक्ति 60 दिनों तक करेगा। तो दोनों की बच्चों जो वैल्यू है सेम हो गई। तो यहाँ से बच्चों ने 0 0 कटा लिया, तो 5x = आपके हो गए बच्चों 6x - 48 हो गए। तो यहाँ से बच्चों जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 48, यानी कि बच्चों शुरुआत में 48 मजदूर थे। तो बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर बच्चों आपने यहाँ देखा कि एक नाव नदी के प्रवाह की दिशा में 30 किलोमीटर। तो बच्चों नदी के प्रवाह की दिशा की मतलब होती है कि बच्चों नाव की चाल और प्लस बच्चों धारा की चाल। तो यहाँ पर आपने देखा कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 75 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसकी चाल क्या हो जाएगी, 30/75। और जब भी बच्चों आप 75 मिनट को घंटा में बदलोगे तो 60 से भाग हो जाएगी, तो ये 60 आपकी यहाँ पर हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 5 × 6 = 30। तो a + b आपके लिए कितनी हो गई बच्चों, 24 हो गई। उसी प्रकार बच्चों जब ये नाव वापस विपरीत दिशा में 90 मिनट लगाती है तो यानी कि a - b बराबर आपके लिए हो जाएगी बच्चों 30/90 करेंगे। और उसी प्रकार यहाँ बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा बना दिया, 60 से मल्टीप्लाई हो गए। तो 30 तिया ये बच्चों 90, 3 से कट गई बच्चों ये 20 बार में। तो यहाँ पर बच्चों आपके जो a - b हो गए 20। तो बच्चों आपको देखनी है कि जब भी a + b और a - b दी हुई है तो बच्चों अगर a की वैल्यू जो निकलेगी वो नाव की चाल और b जो होगी वो धारा की चाल। तो बच्चों यहाँ पर हमें धारा यानी प्रवाह की गति निकालनी है। तो प्रवाह की गति बच्चों जब भी हम निकालेंगे b, तो यहाँ पर बच्चों a + b और a - b का डिफरेंस यानी कि 4 और उसमें /2 कर देंगे, यानी कि हो जाएगी 2। तो बच्चों यहाँ पर प्रवाह की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 2 हो गई। जब भी बच्चों आपको a + b और a - b अगर दी हुई है तो अगर हम बच्चों a की वैल्यू निकालेंगे तो इस दोनों को प्लस करके /2 कर देंगे। और जब बच्चों अगर इसके में b की वैल्यू निकालनी होगी तो इस दोनों को माइनस करके /2 कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर विक्रय मूल्य पर 15% हानि, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि है। तो बच्चों यहाँ पर 15% आपके कितने होते हैं, 15% आपके हो जाते हैं बच्चों 3/20। तो बच्चों यहाँ पर जो है अगर आपकी विक्रय मूल्य 20 है तो वहाँ पर हानि बच्चों आपकी कितनी हो गई, 3 रुपये हानि हो गई 15%। यानी कि बच्चों SP अगर यहाँ पर 20 होते हैं तो जो लॉस है वो लॉस कितने हो गए बच्चों, लॉस हो गए 3। इसका मतलब बच्चों जो वो आपके लिए बच्चों 23 हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों लागत मूल्य पर जो हानि होगी, तो अब लागत मूल्य पर जो हानि होगी वो बच्चों आपके लिए हो जाएगी 3/23। तो यहाँ पर बच्चों से परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना कर लिया हमने।
तो 300 बट्टे हो जाएंगे बच्चों 23। तो 23 से बच्चों यहाँ पर आपके एक बार बच्चों भाग लग जाएंगे और बच्चों उसके बाद आ जाएंगे 7। तो यहाँ पर बच्चों 1 तो 7 और आपके बच्चों 23 तो 13.04%, यानी कि बच्चों जब आप विक्रय मूल्य पर 15% हानि, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि हो जाएगी बच्चों? लागत मूल्य पर हानि एक्चुअल में कम होती है। अगर बच्चों विक्रय मूल्य पर 15% है तो लागत मूल्य पर 13% हुए। हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि अगर बच्चों हमने विक्रय मूल्य पर गणना कर ली है हानि तो एक्चुअल हानि कम होगी। तो 13.04 बच्चों यहाँ पर आपके बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो चीनी की कीमतों में 20% कमी के कारण एक व्यक्ति 130 रुपये में 5.2 किलोग्राम चीनी अधिक पाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य पहले क्या था? तो बच्चों यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने की बात है कि चीनी की कीमत में 20% कमी हुई है। तो हमने पहले बच्चों 130 रुपये का चीनी खरीदा। तो बच्चों जब हम 130 रुपये लेकर गए तो वहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि 130 का 20% दाम घटने के कारण हमें वापस दिया जा रहा है। लेकिन हमने बच्चों इस 130 का 20% वापस नहीं लेकर के हमने उसके बदले क्या ले ली बच्चों? 5.2 किलोग्राम चीनी ले ली। यानी कि 130 के जो 20% रेट में डिफरेंस आया उसके बदले हमें 5.2 किलोग्राम चीनी मिल गई। तो बच्चों यहाँ पर 130 का 20% कितना हो जाएगा बच्चों? यानी कि 5.2 kg का जो मूल्य हो गया बच्चों वो 130 का 20% यानी कि बच्चों 26 हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से बच्चों हटा दें तो इसके नीचे बच्चों एक जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों 26 दूनी 52 और 2 पंचे 10, यानी कि बच्चों 1 kg की जो कीमत हो गई 5 एकम 5, यानी कि नई कीमत 1 kg की हो गई 5 रुपये, जब इसमें 20% की कमी हो जाती है। यानी कि बच्चों ये रेट जो है आपकी 80% है, क्योंकि 20% आपकी कम हो गई रेट। तो जब बच्चों 80 बराबर आपकी वैल्यू 5 हो जाएगी, तो जब पहले 100 थी वैल्यू तो 100 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 5/80 इंटू 100 कर देंगे बच्चों। तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, यानी कि बच्चों 25 बट्टे आपके हो गए 25/4। तो 25/4 कितने हो जाते हैं बच्चों? 6.25, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य जो था वो 6.25 रुपये था और अब जो चीनी का मूल्य हो गया वो 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर तो ये बच्चों आपके जो यहाँ पर दी गई है एक बच्चों यहाँ पर इसे हम लोग रैकरिंग बोलते हैं। तो ये रैकरिंग सवाल पुनरावृत्त दशमलव का एक सवाल है। तो बच्चों यहाँ पर 3.87 की रैकरिंग में 2.59 की बच्चों पुनरावृत्त को घटाना। तो बच्चों जब भी इस तरह की सवाल हो तो जैसे 3.87 है तो 87 पे रैकरिंग की मतलब हो जाती है बच्चों 87, 87, 87, इस तरह से बच्चों चली जाएगी। उसी तरह बच्चों 2.59, 59, 59 इस तरह से जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें पहले बच्चों इस तरह से हम पहले माइनस है तो माइनस कर लेंगे। तो 17 में 9 घटाने के बाद 8 हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आपके हो गए 2, यहाँ पर बच्चों फिर हो गए 8, फिर यहाँ पर बच्चों आपके हो गए 2, फिर यहाँ बच्चों 8, फिर यहाँ बच्चों हो गए 2 और बच्चों यहाँ पे आपके हो गए 1। तो बच्चों आप यहाँ देखो 1.28, 1.28 आ रही है। तो बच्चों 1.28 की क्या हो गई? रैकरिंग हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए हो गया बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों इसकी डिफरेंस 1.28। बच्चों कभी कभी अगर हम इसे डायरेक्ट भी घटा लेते हैं तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन बच्चों ऐसा कई बार आप अगर डायरेक्ट घटा दोगे तो उसमें कभी कभी गलत जवाब आने की संभावना रहती है। तो आप हमेशा बच्चों आपके लिए बच्चों यहाँ आपके स्क्रीन पर इस समय बच्चों ये क्वेश्चन दी गई है। यहाँ पर आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, 5⁴a+2 है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, 5⁻² इंटू बच्चों √5 इंटू बच्चों 5⁻3 डिवाइड बच्चों 5⁻3/2
और इक्वल टू बच्चों आपके लिए हो गए 5 टू द पावर a+2। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले इस तरफ जो इतनी सारी दिख रही है इसे बच्चों हमें एक बेस पर लाने के लिए, तो बच्चों हम क्या करेंगे, जब भी बच्चों आप इस तरह से जब भी आप पावर्स लिखोगे तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए तो 5 टू द पावर 2 हो गई। और बच्चों जब इसको हम √5 को पावर में लाएंगे तो ये 5 टू द पावर 1/2 प्लस हो गए। उसी प्रकार बच्चों 5 टू द पावर 3 है तो हमने 3 कर लिया। उसी प्रकार जब बच्चों डिवाइड होता है तो पावर यहाँ पर माइनस हो जाता है तो -3/2 हो गए। और इक्वल टू बच्चों 5 टू द पावर यहाँ पर आपके लिए हो गए a+2। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी बच्चों 5 टू द पावर, इन सभी को हम जोड़ लेते हैं बच्चों, तो 3 2 5, तो 5 दूनी 10 एक 11/2 और माइनस बच्चों आपके लिए हो जाएगी 3/2, तो बराबर आपके लिए हो गए बच्चों 5 टू द पावर a+2। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए हो जाएंगे 5 टू द पावर 11 - 3 8/2 इक्वल टू बच्चों 5 टू द पावर a+2। तो बच्चों यहाँ पर जब हम इससे बच्चों हम कटा लेंगे, 2 चौके आपके 8 हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो अगर पावर को जब हम बराबर कर रहे हैं तो a+2 की वैल्यू हो गई 4, तो a = 4 - 2 यानी 2। तो ऑप्शन नंबर बी a की वैल्यू आपके लिए कितनी हो जाएगी बच्चों, a की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो बढ़ते हैं बच्चों अब अपने अगले सवाल की ओर। यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर दी गई है कि 5 विषम संख्याओं का जो औसत है 9 है, तो बीच की संख्या कौन सी होगी। तो बच्चों यहाँ पर 5 विषम संख्या की औसत 9 है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे जब भी कोई, अगर हम एक 3 विषम संख्या लेते हैं 1 3 5, तो बच्चों 1 3 5 5 3 8 1 9, 9 की औसत बच्चों यहाँ पर 3 हो जाएगी यानी कि बीच की संख्या। तो बच्चों जितनी आप विषम संख्या लोगे तो उसकी औसत जो होती है बच्चों वो बीच में ही हमेशा आएगी। तो इसका मतलब 5 विषम संख्या है उसकी औसत 9 है, तो बच्चों 9 बीच की संख्या है। तो 9 के आगे बच्चों विषम संख्या 11 और 13, और 9 के पहले बच्चों 7 और 5। तो कौन सी संख्या बीच में होगी बच्चों, जब इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। यदि 5 विषम संख्या का औसत 9 है तो बीच की भी संख्या बच्चों आरोही क्रम में सजाने पर 9 ही होगी, क्योंकि बच्चों लगातार विषम संख्याओं की औसत बीच वाली विषम संख्या होती है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। 12 सालों में एक निश्चित राशि का 2 गुना होता है, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष दर क्या है। तो बच्चों हमने इस तरह के सवाल आपको पहले ही बताए हैं कि अगर राशि 2 गुना हो रहा है तो यानी 100 की राशि आपकी 200 हो गई, लेकिन बच्चों इस 200 में आपकी 100 रुपये अपनी है, तो आपको जो ब्याज मिले बच्चों यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वो तो सिर्फ 100 रुपये हुई। इस 100 रुपये को होने में आपके 12 वर्ष लगे, तो बच्चों 12 वर्ष लगे तो इसकी मतलब बच्चों प्रति साल कितने के हिसाब से चला, तो 4 तिया 12, 25 चौके 100, तो 3 अट्ठे 24, 8.1/3% ब्याज की दर रही होगी। तो बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर अगले सवाल की ओर। एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी चौड़ाई दी गई है, तो परिमाप निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले हमें यह चौड़ाई तो दी गई है 53, बच्चों लंबाई तो मालूम नहीं, तो लंबाई हम लोग बच्चों कैसे निकालते हैं, आपको बच्चों यहाँ पर जो आपकी क्षेत्रफल है उसमें चौड़ाई से भाग कर देंगे। बच्चों ये आपके सीधे तौर पे 64 बार में आपके कट जाते हैं। तो बच्चों L आपकी 64 हो गई। तो बच्चों यहाँ पर परिमाप कितनी होगी, तो बच्चों जब भी हम लोग परिमाप निकालते हैं तो परिमाप बच्चों लंबाई चौड़ाई को जोड़कर उसकी डबल हो जाती है। तो यहाँ बच्चों लंबाई चौड़ाई को जोड़ने से कितनी हो जा रही है, 117, और 117 की डबल कर दे बच्चों तो 234, यानी कि बच्चों जो बगीचे का परिमाप होगा वो 234 मीटर हो जाएगा। तो बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। 30 रुपये प्रति किलोग्राम के 87 किलोग्राम दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 20 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से 20% की हानि होती है। तो बच्चों यहाँ पर 20 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, यानी कि बच्चों 20% आपकी हो जाती है 1/5, यानी कि बच्चों अगर आपकी लागत 5 है तो आपने उसे 4 रुपये में बेची, तो यहाँ पर जो लागत आपकी यहाँ पर
जो आपकी मिश्रण वो 20 रुपये में बेच रहे हो, तो यहाँ बच्चों आप 4 में नहीं बेचकर 20 में बेच रहे हो, तो 5 गुनी ज़्यादा है, तो बच्चों 5 गुनी से करेंगे। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ जो आपका जो एक्चुअल में जो कीमत है वो 25 रुपये आपकी जो मिश्रण की कीमत हो रही है, पर आप 20 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको 20% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों जो आपके दूध की कीमत है वो 30 रुपये किलो है, और जो पानी की कीमत होती है बच्चों वो तो हमेशा हो जाती है 0। और उसके बाद बच्चों आपके मिश्रण की जो एक्चुअल कीमत है वो तो हो गई 23। तो बच्चों यहाँ पर अनुपात निकालेंगे जब भी, तो अनुपात आपके लिए हो जाती है बच्चों B माइनस सी बट्टे C माइनस ए। तो बच्चों B माइनस सी यानी 0 माइनस 25 तो 25, और C माइनस ए यानी कि 25 माइनस 30, तो बच्चों हो गए आपके 5। तो 5 बचे आपके 25 हो गए, यानी कि बच्चों एक बार में तो 5:1 आपके बच्चों ये हो गए। इस अनुपात में हमने 5:1 में हमने तो यहाँ पर मिलाया। तो बच्चों यहाँ पर आपको सीधी सी बात है, यहाँ पर सिर्फ अनुपात ही दे दी गई है। तो बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर तो यहाँ पर बच्चों एक सरलीकरण का हिसाब आप देख रहे हो इस समय। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करनी है कि जब भी बच्चों आपको कहीं पर इस तरह से अगर लाइन ब्रैकेट नज़र आए, तो बच्चों सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ से बच्चों आपकी हो जाएगी 222 माइनस, इसके बाद बच्चों 1/3 का, इसके बाद बच्चों आपके हो जाएंगे 42 प्लस, यहाँ बच्चों हो जाएंगे 56 माइनस 17, और इसके बाद बच्चों आपके हो जाएंगे प्लस 108। तो यहाँ से बच्चों आपकी हो जाएगी 222 माइनस 1/3 का। तो आपके यहाँ पर बच्चों 98 में जब हम यहाँ 17 माइनस कर लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 81 प्लस 108। तो यहाँ से बच्चों 3 से ये आपके कट जाएंगे 27 बार में। तो 222 माइनस यहाँ पर बच्चों 27 प्लस 108। तो बच्चों यहाँ पर 108 और 27 यानी कि बच्चों 135। तो बच्चों 135 में जब आप 222 में 135 माइनस करोगे तो यहाँ पर बच्चों आपके हो जाएंगे 87। तो ये हो गया आपके बच्चों बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर आपको 1.5a इक्वल टू बच्चों 0.04b दी गई है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे b माइनस ए बट्टे b प्लस ए निकालने के लिए सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो a बट्टे b इक्वल टू आपके हो जाएंगे बच्चों 0.04 बाई 1.5। तो यहाँ बच्चों पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 1 0 लगाकर हमने पॉइंट के बाद 2 अंक कर ली। अब इसे सीधे तौर पे कटा दे, 2 दूनी 4 और 2 से ये बच्चों 75 बार में कट जाएंगे। तो a की वैल्यू बच्चों 2 और b की वैल्यू 75। तो यहाँ पर बच्चों b माइनस ए यानी कि बच्चों 75 माइनस 2, और बच्चों b प्लस ए यानी कि 75 प्लस 2 यानी कि बच्चों 73/77। ये बच्चों ऑप्शन ए आपके हो गए बिल्कुल। तो बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर तो उमेश ने एक घड़ी 5% घाटे पर बेची, यानी कि बच्चों उसने 95% की बेच दी होगी। यदि उसने उसे 27 रुपये ज़्यादा लेकर बेची होती तो 7% लाभ की प्राप्ति होती। तो 7% लाभ मतलब कि 107 के हिसाब से बेची। तो 95 और 107 आने में बच्चों कुल कितने परसेंट की यहाँ पर डिफरेंस होती है? तो 12% की डिफरेंस हुई। और ये 12% बच्चों कितनी के बराबर है? ये बच्चों 27 के बराबर है। तो हमने इसे कटा दिया, तो 3 चौके 12, 3 नमा 27। तो 4% कितने के बराबर हो गई बच्चों? 9 के बराबर हो गई। तो इसे जब हम 25 से गुना करेंगे तो 100% 25 नमा 225, यानी कि घड़ी की कीमत निकालिए। तो घड़ी की कीमत बच्चों 225 हो जाएगी। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर बच्चों एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है।
तो बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात भी बता देना चाहता हूँ कि बहुभुज की हमने जो एक पूरी क्लास यहाँ पर आप लोगों के लिए दी हुई है, और साथ में बच्चों हमने परसेंटेज त्रिकोणमिति की भी पूरी क्लास दी हुई है। तो बच्चों जिनको भी ऐसे चैप्टर्स में कोई परेशानी हो तो वो हमारे बच्चों आप मेरे YouTube प्रोफाइल पर जाकर आप इस सारे चैप्टर्स को पूरी डिटेल्स में देखकर इसकी सारी जो भी समस्या है उसे आप दूर कर सकते हो। तो आइए बच्चों यहाँ पर एक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल 1440 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो हमने बच्चों बताया था जब भी भुजाओं अंतःकोणों का योग 1440 है तो सबसे पहले हम लोग बच्चों इसे 180 से डिवाइड कर देंगे, और बच्चों 8 से ये कट गए, 18 से 8 बार में कट गए, तो जितनी भी बच्चों वैल्यू आएगी तो उसमें +2 कर देने के बाद आपके भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। तो बच्चों अगर भुजाओं की संख्या 10 हो तो उसके अंतःकोणों का योगफल 1440 डिग्री हो जाता है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है। तो बच्चों हम ये चीज़ जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग, बच्चों कोई भी बहुभुज हो तो बाह्य कोणों का योग जो होता है बच्चों हमेशा 360 डिग्री ही होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो अंतःकोणों का योग है, तो अंतःकोणों का योग बच्चों ये जो आपके हो जाएंगे, बोल रहा है कि बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है। तो बच्चों यानी कि बाह्य कोणों के योग का 4 गुना, तो बच्चों यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 1440 डिग्री। तो बच्चों यह कौन सा बहुभुज है? तो जब भी बच्चों 1440 अगर अंतःकोणों का योग होगा तो अभी बच्चों हमने निकाली यहाँ पर, तो भुजा कितने हो जाएंगे बच्चों 10, यानी कि यह कौन सा बहुभुज है? ये बच्चों 10 भुज है। तो उम्मीद है बच्चों इस सवाल को आप लोग समझ लिया। यहाँ पर हमने भुजा की संख्या नहीं निकाली क्योंकि जस्ट बच्चों इसके पीछे वाले सवाल में 1440 डिग्री होने पर भुजा की संख्या बच्चों 10 हो जाती है। तो बच्चों अगर बाह्य कोणों का योग, जो अंतःकोणों का योग अगर बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है तो मतलब 1440 है, और जब अंतःकोणों का योग 1440 होगा तो भुजा की संख्या 10 हो जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये सेशन में सारे सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के सेशन में ये सवाल थे बच्चों। और बच्चों मैं बता दूं फिर से एक बार कि हमारी बच्चों विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप जाकर परसेंटेज, त्रिकोणमिति और बच्चों आरआरबी, एनटीपीसी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इसके बाद बच्चों आपके बीएसएससी के कई सारी सेट्स और कई चैप्टर्स को बच्चों बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, तो आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।